नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कर्मचारी के कार्य घंटे के अधिनियम की कौन-कौन से अधिनियम हैं कर्मचारी के काम करने का। तो आज हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। नियमित कार्य के घंटे और अवधि से विश्राम को किसके द्वारा हटाया गया? तो भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 के द्वारा इसे हटाया गया। अगला प्रश्न है, रोजगार के सेक्शनल 130 ए का वर्गीकरण किसके तहत किया गया है? तो इसे यथावत के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, रोजगार के सेक्शन 130 बी का वर्गीकरण किसके तहत किया गया है? तो इसे ईआई के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, रोजगार के सेक्शन 130 डी का वर्गीकरण किसके तहत किया गया है? तो इसे गहन के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, रेल सेवकों को समयों पर भत्ता दिया जाना हटाया गया, ये किसके तहत किया गया है? तो यह भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, रेल सेवकों को दिए जाने वाले आवधिक विश्राम का वर्गीकरण से हटाया गया, तो इसे भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 के तहत इसे हटाया गया है। अगला प्रश्न है, रेल सेवकों को दिए जाने वाले आवधिक विश्राम का वर्गीकरण से हटाया गया, तो इसे भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 के तहत हटाया गया। अगला प्रश्न है, रेल सेवकों को दिए जाने वाले आवधिक विश्राम का वर्गीकरण बनाए रखना या हटाना कौन से नियम के द्वारा किया गया है? तो इसे भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, रेल श्रमिकों की ड्यूटी का विवरण में दर्शाया गया है, तो ड्यूटी का विवरण भारतीय रेल अधिनियम 1989 खंड 14 में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, पूरी रात अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो यह अवधि 10 बजे रात से लेकर 6 बजे सुबह तक रात माना जाता है। अगला प्रश्न है, 8 घंटे की कार्य अवधि से अधिक कार्य करने पर श्रमिक को इंटेंसिव दिया जाएगा, तो उसे लॉन्ग ऑन इंटेंसिव दिया जाएगा। लगातार अधिक कार्य करने पर श्रमिक को दिए जाने वाले लॉन्ग ऑन का तात्पर्य घंटे ड्यूटी क्या है? तो लॉन्ग ऑन का तात्पर्य होता है 10 घंटे से अधिक कार्य करना। अगला प्रश्न है, ईआई कर्मचारी के लिए लॉन्ग ऑन का तात्पर्य 12 घंटे से अधिक ड्यूटी है, तो इसे ईआई के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, आरसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरसीएल का फुल फॉर्म होता है रीजनल लेबर कमिश्नर। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय श्रम आयुक्त। अगला प्रश्न है, किस दस्तावेज में रेल कर्मचारी की ड्यूटी के घंटे दर्शाया जाता है? तो उसे ड्यूटी रोस्टर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त की नियुक्ति किस अधिसूचना के तहत की जाती है? तो इसे सरकारी गजट के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई स्टेशन जंक्शन न हो उस स्टेशन से निम्नलिखित रूप से गाड़ी गुजरती है, तो उसे नॉन रोड साइड स्टेशन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, 12 घंटे से कम अवधि का विश्राम दिए जाने और 2 रोस्टर ड्यूटी के बीच 6 घंटे का अंतर होने पर रेल कर्मचारी को किसके तहत विस्तृत विवरण दिया गया है? तो इसे शॉर्ट ऑफ के तहत विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, शॉर्ट ऑफ की अवधि कितना होता है या कितना रेल कर्मचारी 2 रोस्टर के बीच विश्राम न मिलने पर को इसके तहत वर्गीकृत किया गया है? तो शॉर्ट ऑफ का अवधि होता है 10 घंटे से कम काम करना। अगला प्रश्न है, एक शिफ्ट के दौरान अधिकतम कितने ब्रेक अनुमत हैं? तो एक शिफ्ट के दौरान 2 ब्रेक और 3 स्पेल की अनुमति है। अगला प्रश्न है, काम के स्थान से आवास कितने किलोमीटर होने पर 7 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे की समान ड्यूटी माना जाएगा? तो 1.6 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर उसे 8 घंटे की समान ड्यूटी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेष प्रयास माना जाएगा, तो उसे मानसिक प्रयास माना जाएगा।
अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारी को ईआई के तहत प्रोत्साहन देने का अधिकार किसे है? तो इस महाप्रबंधक और मुख्य रेल प्रशासक को अधिकार है। अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारी को हटाए जाने का अधिकार किसे है? तो हटाए जाने का अधिकार रेल मंत्रालय को होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विवरण के विरोध में अपील किए जाने की समय सीमा क्या है? तो उसे 90 दिन का समय सीमा होता है। अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारी द्वारा की गई शिकायतों को पर्यवेक्षक द्वारा किसे भेजा जाएगा? तो पर्यवेक्षक के द्वारा मुख्य श्रम आयुक्त को भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारी को पर्यवेक्षक कौन घोषित करता है? तो श्रम मंत्रालय इसका घोषणा करता है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय द्वारा बहिष्कृत रेल कर्मचारी को छोड़कर सभी रेल कर्मचारी का रोजगार इस प्रकार माना जाता है, तो उसे कंटिन्यूअस या नियमित उसे माना जाता है। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन के तहत कार्यरत स्वत कर्मी को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो उसे वर्जित प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारी का वर्गीकरण करने की पद्धति किस आधार पर पात्रता तय की जाती है? तो उसे कार्य की विवेचना के अनुसार पात्रता तय की जाती है। अगला प्रश्न है, काम करते या आराम करने के लिए लगातार 24 घंटे में न्यूनतम कितने समय अवधि के लिए इंटेंसिव वर्गीकृत किया गया है? तो कम से कम 6 घंटे इंटेंसिव वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, काम करते या आराम करने के लिए लगातार 8 घंटे में न्यूनतम कितने समय अवधि के लिए इंटेंसिव वर्गीकृत किया गया है? तो 1 घंटे कम से कम वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, ऐसे रेल कर्मचारी जो एक शिफ्ट में 12 घंटे कार्य बिना रुके 6 घंटे या अधिक करते हैं, तो उसे आवश्यक रूप से विराम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, एक सप्ताह में अधिकतम कितने घंटे कार्य किया जाना मानक है? तो 42 घंटे इसके लिए मानक रखा गया है। अगला प्रश्न है, रेस्ट हाउस के केयर टेकर द्वारा रोस्टर घंटे के अनुसार एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य कर सकता है? तो वह नॉन रोड स्टेशन पर कर सकता है। अगला प्रश्न है, ईआई के तहत वर्गीकृत रेल कर्मचारियों जिनका आवास काम के साधन से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर हो, सप्ताह में 60 घंटे ड्यूटी कर सकता है, तो यह नॉन रोड स्टेशन पर कर सकता है। अगला प्रश्न है, रोड साइड स्टेशन पर कार्यरत ईआई तहत रेल कर्मचारी जिन्हें काम के साधन से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर आवास उपलब्ध नहीं कराया गया, उनके मानक कार्य घंटे 60 घंटे होते हैं। अगला प्रश्न है, रोड साइड स्टेशन पर कार्यरत ईआई तहत रेल कर्मचारी जिन्हें कम से कम स्थान से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर आवास उपलब्ध कराया गया, उनके मानक कार्य घंटे 72 घंटे होती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक और सुविधा के मामले में रेल कर्मचारी द्वारा सप्ताह में अधिकतम कार्य करने की समय की अधिकतम सीमा क्या निर्धारित है? तो 3 घंटे निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक सुविधा के मामले में रेल कर्मचारी द्वारा सप्ताह में अधिकतम कार्य करने की समय की अधिकतम सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो इसको 6 घंटे निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक और सुविधा के मामले में रेल कर्मचारी द्वारा सप्ताह में अधिकतम कार्य करने की समय सतत सीमा क्या निर्धारित है? तो सतत सीमा 3 घंटे होती है। अगला प्रश्न है, ईआई के तहत वर्गीकृत रेल कर्मचारी प्राथमिकता और सुविधा को काम पर बुलाए जाने पर कितने सप्ताह में अतिरिक्त 12 घंटे एक सप्ताह में बुला सकते हैं? तो एक सप्ताह में 4 घंटे और आधा घंटे उसे बुला सकते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य की प्राथमिक के आधार पर लिए जाने वाले समय या पूरक कार्य के लिए रनिंग स्टाफ के कर्मचारी को सप्ताह में कितने घंटे तक रोका जा सकता है? तो उसे 4 घंटे तक रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि समय से कार्य पूरा करना निर्धारित हो तो संबंधित कर्मचारी को सतत 45 मिनट और 1 घंटे प्रतिदिन रोका जा सकता है, तो उसे अविरामी बोला जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि समय से कार्य पूरा करना निर्धारित हो तो संबंधित कर्मचारी को सतत 45 मिनट और 1 घंटे प्रतिदिन रोका जा सकता है, तो उसे 1 घंटे तक
रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि समय से कार्य पूरा करना निर्धारित तो संबंधित कर्मचारी को 15 मिनट से अधिक समय के लिए रोका तो उसे आधा घंटा माना जाएगा, यानी 1/2 घंटा उसे माना जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे स्टाफ जिसे सतत ओवर टाइम कराया जाता है उनकी औसत गणना कैसे की जाएगी? तो उसे द्विसाप्ताहिक किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत काम के लिए रोके गए कर्मचारी के औसत ओवर टाइम की गणना द्विसाप्ताहिक की जाती है तो गहन तरीके से की जाती है। अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारी द्वारा अतिरिक्त कार्य का विवरण कहाँ दर्ज होता है? तो उसे फॉर्म ए अतिरिक्त समय में किए गए कार्य रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। अगला प्रश्न है, वरीकृत कर्मचारी द्वारा किए गए गहन कार्य के लिए सप्ताह में आराम की न्यूनतम कितना घंटे निर्धारित है? तो कुल जमा 30 घंटे उसे निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, ईआई द्वारा वरीकृत कर्मचारी द्वारा किए गए गहन कार्य के लिए सप्ताह में आराम के लिए न्यूनतम कितने घंटा निर्धारित है? तो न्यूनतम 24 घंटे और पूरी रात निर्धारित है। अगला प्रश्न है, अस्थायी रेल कर्मचारी द्वारा किए गए गहन कार्य के लिए सप्ताह में आराम के लिए न्यूनतम कितने घंटा निर्धारित है? तो न्यूनतम कुल जमा 30 घंटे निर्धारित है। अगला प्रश्न है, किसी भी रेल कर्मचारी को कितने घंटे आराम के पूर्व ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता है? तो उसे 12 घंटे आराम के पूर्व ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, रनिंग स्टाफ को कुल कितने घंटे तक का एक माह में पूरी रात सहित विश्राम दिया जा सकता है? तो उसे 30 घंटे की अवधि 4 बार या 22 घंटे की अवधि 5 बार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्मचारी के उपस्थित होने या न होने पर उस पर कार्रवाई करने का अधिकार किसे होता है? तो कार्रवाई करने का अधिकार नियंत्रण अधिकारी को होता है। अगला प्रश्न है, जिस लोको रनिंग स्टाफ को इंजन पर ट्रायल के लिए नामित किया उसे कितने प्रतिशत भत्ता मिलेगा? तो उसे 100% भत्ता मिलेगा। अगला प्रश्न है, किसके अलावा किसी भी रेल कर्मचारी को लगातार 14 दिन से अधिक ड्यूटी पर नहीं बुक किया जा सकता है? तो ट्रैक मशीन चलाने वाले स्टाफ को 14 दिन के अलावा अधिक नहीं बुक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 में 7 उपखंड हैं, तो ये सही है कि उसमें 7 उपखंड हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 के उपखंड 131 में आवेदन की छूट है, तो ये भी सही है कि 131 में आवेदन की छूट दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 में रेलवे कर्मचारी के सुपरवाइजर की ड्यूटी का विवरण है, तो ये सही है कि भाग 14 में कर्मचारी के सुपरवाइजर की ड्यूटी का विवरण है। अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारी और ईआई का गहन कार्य के लिए नियम बनाने और घोषित करने की शक्ति रेल अधिनियम के खंड 15 में है, तो ये गलत है। इसका वर्णन रेल अधिनियम के खंड 14 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त नियुक्ति की जाती है, तो ये भी गलत है कि रेल मंत्रालय के द्वारा नहीं किया जाता है, इसे सरकारी गजट के द्वारा आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, जंक्शन न होते हुए भी ऐसा स्टेशन जहां से नियमित रूप से गाड़ियां गुजरती है वह रोड साइड स्टेशन कहलाता है, तो ये गलत है, उसे नॉन रोड स्टेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य घंटे और विश्राम की अवधि की गणना नियम 2005 के तहत भारतीय रेल स्थापना अधिनियम के उपखंड 2 के नियम 1303 के अनुसार साधारण दर से की जाती है, तो ये सही है। अगला प्रश्न है, ड्यूटी के दौरान अधिकतम 2 स्पेल अनुमत है, तो ये भी गलत है कि ड्यूटी के दौरान अधिकतम 3 स्पेल अनुमत है। अगला प्रश्न है, रोस्टर बनाते समय लॉन्ग या शॉर्ट को टाला जाए, तो ये सही है। अगला प्रश्न है, यदि कार्य के स्थान से
कर्मचारी का निवास 8 किलोमीटर से अधिक है तो 7 घंटे की गई स्प्लिट को सामान्यतः 8 घंटे की ड्यूटी माना जाएगा। तो ये गलत है, उसे 8 घंटे की ड्यूटी नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, नियंत्रण अधिकारी द्वारा लगाए गए समय की सकल उपस्थिति तय की जाएगी। तो यह सही है कि नियंत्रण अधिकारी के द्वारा ही लगाए गए समय की सकल उपस्थिति तय की जाएगी।